और बड़ी खबर यह है कि यूपी में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटा है। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर कई तरीके के आरोप लगाए थे। बीजेपी की पहली लिस्ट आने से पहले की ये सबसे बड़ी खबर है। तो अब से कुछ देर बाद जब बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी, उससे पहले हम इस लिस्ट से जुड़ी एक के बाद एक कई बहुत बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं। और उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। मेरे सहयोगी आनंद पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आनंद, कह सकते हैं कि इस बार भारत के सबसे विवादित सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नजर नहीं आएगा कैसरगंज की सीट से, क्योंकि बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जिस तरह से महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उसके बाद ये मामला कोर्ट में लंबित है। अभी तक उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है। यही वजह है कि बीजेपी ने उनके टिकट को काटने का फैसला किया है। और आपको हम ये भी बता दें कि जब उनका नाम उनकी सीट पर जो उम्मीदवारी को लेकर जब बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में चर्चा भी हुई थी, तो उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी। उनके नाम को होल्ड पर रख दिया था। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह या तो प्रेम नारायण पांडे, जो कि वहां से विधायक है, उनको, या फिर अजय सिंह, वो भी विधायक है और ये ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी है, उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। 6 बजे का जब बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट बीजेपी नहीं दे रही है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी को लगता है कि जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाएगा, वह फिर से महिला पहलवानों और खासतौर से महिलाओं को लेकर, महिलाओं का जो विरोध था और ये आरोप लग रहा था कि बीजेपी है सिर्फ महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा रही है जो कि जिनके ऊपर महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो एक बार फिर से मुद्दा खड़ा हो जाएगा, जिसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है, न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश भर में। क्योंकि एक तरह से एक मैसेज आएगा कि बीजेपी सिर्फ महिलाओं के बारे में करती है लेकिन कुछ करती नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी ने तय किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न दिया जाए। आनंद, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, यूपी में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। मेरे सहयोगी पंकज झा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज, अगर यूपी की सियासत के हिसाब से बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह आखिरी वक्त तक, कह सकते हैं आखिरी वक्त, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब जब उनसे सवाल किया गया इस बात को लेकर के, बहुत आश्वस्त दिखाई देते थे। जब जब उनसे कहा जाता था, वो ऐसे तेवर दिखाते थे जिससे लगता था कि उनको कुछ होने वाला नहीं है, कोई बाल बाका नहीं होने वाला है। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, उसके बाद क्या तस्वीर देखते हैं आप? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो विवादित होने के साथ साथ अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं। और इससे पहले भी जब इस तरह की चर्चा आ रही थी कि उनको लेकर विवाद है और कोई आखिरी फैसला लेने से पहले उनके नाम पर चर्चा को लेकर दूसरे विकल्पों पर विचार हो रहा है। जैसा आनंद कह रहे थे कि उनके करीबी विधायक हैं अजय सिंह, उनके बेटे प्रतीक भूषण हैं वो विधायक हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ये चाह रहे थे अगर उनको नहीं तो उनके किसी जानने वाले, उनके करीबी को ही मिल जाए। लेकिन एक बड़ा फैसला होगा। जिस तरीके से वो विवादों में आए थे और लंबे अरसे से वो अलग अलग लोकसभा सीटों से सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, कभी करनैलगंज से रहे हैं, गोंडा से रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला होगा पार्टी का कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बदले किसी और को वहाँ से टिकट दिया जा रहा है। मेरे सहयोगी अमोद भी मेरे साथ है। अमोद, ये फैसला तो लिया गया, लेकिन जब ये फैसला लिया जा रहा था तो क्या सिर्फ और सिर्फ इस बात का ही ध्यान रखा गया? हालांकि ये बात बहुत प्रमुखता के साथ रही है। पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा विवादित सांसद रहे हैं, विवादों में लगातार वो आते रहे, यही एक बड़ा मुद्दा रहा, या इसके अलावा कुछ और इक्वेशंस भी देखे गए साथ में? देखिए, इक्वेशन के तौर पे अगर देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल फिट वहाँ पे उम्मीदवार थे और कद्दावर नेता हैं, सालों से जीतते रहे हैं, 5-6 बार जीतना आसान नहीं होता है, अलग अलग पार्टियों से जीतते रहे हैं। तो ये बात नहीं हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से विवाद में बने रहे पिछले 2 साल से, और कई बार सरकार की किरकिरी हुई, सालों तक यहाँ पे जो पहलवान थे वो सड़कों पर थे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। कर्नाटक चुनाव के दौरान जिस तरह से पहलवानों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, बैठे रहे धरना पे, और जिस तरह का एक देश में माहौल बना, एक नैरेटिव गढ़ा गया, उससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान लगता है। बीजेपी के नेताओं को या टॉप लीडर्स को ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण के चलते पार्टी को
कई जगह पर नुकसान हुआ है, परसेप्शन में नुकसान हुआ। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देने का। और पार्टी परसेप्शन के आधार पे ही कुछ और भी आपको चौंकाने वाले नाम दिख सकते हैं जो विवाद में नेता रहे हैं, जो सांसद रहे हैं। वैसे और भी कई नेताओं के टिकट हो सकता है कि कट जाए, जो अब तक विवाद में रहे हैं, पार्टी के लाइन से अलग अपने आप को दिखाए हैं, या जो भी विवाद पैदा किए हैं। तो अभी सूची का थोड़ी देर इंतजार करना होगा राहुल जी। 6 बजे जब ये सूची आ जाता है तो उसमें आपको और भी इस तरह के नाम दिख सकते हैं। दिल्ली से कुछ नाम चौंकाने वाले जुड़ सकते हैं। आपको मैं एक और बात बताऊं कि जो भोपाल की सांसद है साध्वी प्रज्ञा, वो भी कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं जिससे पार्टी की किरकिरी हुआ है और उनका भी टिकट कट सकता है। तो पार्टी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है और खास करके प्रधानमंत्री इस तरह की बातों से लोगों को बचने का हमेशा नसीहत देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि पार्टी के लाइन पे चलना ही सबसे मुफीद होता है और बिना किसी कंट्रोवर्सी के अगर आदमी आगे बढ़े और पार्टी के लिए काम करे तो उसको पसंद किया जाता है। आज की बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जहां आप बयानबाजी करके भी आराम से रह सकते हैं या चल सकते हैं। बीजेपी निश्चित तौर पर उसका संज्ञान ली होगी, ऐसा मुझे लगता है राहुल जी। अमोद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और वो बड़ी खबर भी यूपी से है। यूपी में बीजेपी का एक और बहुत बड़ा फैसला है। रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटा गया है। प्रयागराज से सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी। सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कटा है, लेकिन सबसे पहले बात रीता बहुगुणा जोशी के टिकट को लेकर के है। कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कट गया है। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी का टिकट भी काट दिया गया है। पंकज, तीनों बड़े नाम, लेकिन रीता बहुगुणा, हमने ब्रजभूषण शरण सिंह को तो देखा, विवादों में रहे, कई तरीके के आरोप लगे, इस वजह से टिकट कटा। एक एक करके अगर हम समझना चाहें, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटने का मतलब क्या है? देखिए, रीता बहुगुणा जोशी की अगर हम बात करें, जो प्रयागराज से बीजेपी की सांसद बनी, पहले कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, उनके बारे में इस तरह की चर्चा थी कि उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में साल 2022 की हम बात करें तो उनके बेटे मयंक जोशी जो हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में चले आए थे और ऐसा लग रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी ने भी उनका साइड ले लिया था उस वक्त। उसके बाद से ही उनकी निष्ठा जो है वो संदिग्ध हो गई थी। उम्र का भी एक मामला है और इसीलिए बीजेपी ने, ये केंद्रीय नेतृत्व ने ये सोचा होगा कि रीता बहुगुणा जोशी के बदले इस बार किसी निष्ठावान बीजेपी नेता को टिकट दिया जाए जिनकी पार्टी के प्रति निष्ठा हो। पंकज, राजनीति में शब्दों के बहुत मायने होते हैं। तो जो आपने निष्ठा और निष्ठावान शब्द कहा, उसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं, लेकिन अमोद, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि अब वहां नाम किसका चल रहा है। कुछ नाम सामने आ रहे हैं प्रयागराज को लेकर के। देखिए, प्रयागराज के लिए चूंकि ब्राह्मण बहुल इलाका है और शहरी वोट वहाँ पे तय करता है कि किसको कौन जीतेगा कौन हारेगा, और बीजेपी जो है प्रयागराज को एक अपना मजबूत किला मानती है। तो किसको दिया जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि रीता बहुगुणा जोशी ने पिछली बार ही ये घोषणा कर दिया था, पिछले विधानसभा चुनाव में ही ये घोषणा कर दिया था कि इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और अगर उनके बेटे को उसके लिए कंसिडरेशन भी किया जाता है तो खुश होंगी और काफ़ी उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था। तो लिहाजा रीता बहुगुणा उम्र के उस पड़ाव में भी हैं और उन्होंने पहले ही घोषणा भी कर दिया था। तो इसलिए इस बार उनका टिकट कटना लाजमी है। वहाँ किसको पार्टी अभी तय करेगी, किसको वहाँ से चुनाव लड़ाएगी, ये अभी वेट करना होगा, वॉच करना होगा कि किसको दे पाती है। ये कहना अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगा राहुल जी। लेकिन एक जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर वो ये कि कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट भी कट गया है। आनंद, इसकी कुछ वजह जो समीकरण बनते दिखाई दिए इस टिकट कटने के, उसके पीछे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है उनकी जो उम्र है, 70 के पार है सत्यदेव पचौरी, और यही वजह है कि जो मौजूदा लोकसभा में उसमें भी आपने उनको बहुत एक्टिव नहीं देखा होगा। क्षेत्र में भी उनको लेकर ऐसी शिकायतें आ रही थी कि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने उनका टिकट काटने का फैसला किया है। हालांकि वहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो सर्वे हुए थे उस सर्वे में तो जो यूपी के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी नाम आया था, उसके अलावा सतीश महाना का भी नाम आया था लोगों की पसंद के तौर पर। लेकिन ये बताया जा रहा है कि संभवतः बीजेपी वहाँ से किसी ब्राह्मण को ही टिकट देगी, क्योंकि वो ब्राह्मण, कानपुर जो है ब्राह्मणों की सीट है और ब्राह्मण वोटर्स वहाँ पर निर्णायक होते हैं। यही वजह है कि सतीश महाना या फिर ब्रजेश पाठक का नाम जो आगे चल रहा है। लेकिन उसके लिए जैसा कि हम कह रहे हैं कि 6 बजे इंतजार करिए, लेकिन जाहिर तौर पर किसी ब्राह्मण को ही बीजेपी उस सीट से भी उतारेगी। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। जनरल वीके सिंह का टिकट अटक गया है। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद वीके सिंह हैं,
उनका टिकट अटका हुआ है। राजेंद्र अग्रवाल का टिकट भी अटका हुआ है। मेरठ हापुड़ सीट से एमपी है राजेंद्र अग्रवाल। सतीश गौतम, वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट भी अटका है। लेकिन अमोद, बड़ी खबर, वीके सिंह का टिकट अटका है। सिंह लगातार वहां प्रयास कर रहे थे कि वो रिगेन कर सके अपने पोजीशन को और वहां से उनको दोबारा टिकट मिल जाए, लेकिन ये लगातार इस बात की भी चर्चा थी कि बीके सिंह को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, इसकी संभावना पूरी थी। अरुण सिंह जो पार्टी के महासचिव हैं, ऐसा जानकारी बार बार हम लोग को मिल रहा था कि उन्होंने वहाँ पे अपना एक घर भी ले लिया है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको वहाँ से टिकट मिले। चूँकि ठाकुर को टिकट दिया जाता है, राजपूत वर्ग के किसी नेता को टिकट दिया जाता है। अरुण सिंह पार्टी के महासचिव हैं और वहाँ उन्होंने घर लिया हुआ है किराए पे। पिछले 1 साल पहले, करीब 8-9 महीने पहले वो जाते आते रहे हैं वहाँ पे। तो कहीं न कहीं पार्टी को उनको इस बात का आभास था कि बीके सिंह को टिकट नहीं मिलेगा और अन्य भी बहुत सारे वहाँ पे उम्मीदवार हैं। लेकिन आपको राहुल जी मैं बताऊं कि मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा, ये कम पोजीशन में सीटें हमेशा दी जाती हैं। एक जगह से बनिया, एक जगह से ठाकुर और एक जगह से ब्राह्मण, यही कम पोजीशन बनता है दिल्ली एनसीआर से सटे हुए उत्तर प्रदेश के इन तीनों सीटों का। और इसमें एक जगह से ब्राह्मण दिया था। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। रीता जी, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। दूसरा खबर ये आ रही है कि आपको इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? 2 4 5 रीता जी, आपको आवाज मिल रही है? जी आ रही है जी, जो खबर हमारे पास आई है उसमें इस बार प्रयागराज से आपको टिकट नहीं मिल रहा है। देखिए, ये हमारा नेतृत्व तय करता है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और आपकी अपनी खबर होगी। मैं तो तभी विश्वास करूंगी जब लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो पार्टी हित में लेती है। पर आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैंने कहा है कि मैं लड़ना चाहूंगी। अगर पार्टी लड़ाएगी तो पार्टी तय करेगी। इसमें मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा कोई बहस की गुंजाइश है। रीता जी, लेकिन अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं हुआ तब क्या होगा? क्यों 545 लोग लड़ते हैं तो लिस्ट में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि पहली लिस्ट में तो जो सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं या जो बड़ी कंटेंशुअस सीट्स हैं, जो कि जहाँ पे गंभीर लड़ाई हो गया, जो हम लोग हार चुके हैं पहले, तो उन लोगों को पहले अनाउंसमेंट होगा ताकि कोई भ्रम ना रहे। और जो सीटें जीती हुई हैं और जो स्ट्रॉन्ग सीट्स है बीजेपी की, उनको तो कभी भी ये डिक्लेयर कर सकते हैं, चुनाव के 20 दिन पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज की सीट वेरी स्ट्रॉन्ग बीजेपी की। अगर प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का नाम नहीं हुआ इस पहली लिस्ट में, तब क्या करेंगे आप? अगर की बात नहीं होती कुछ नहीं, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूँ, खबर हमारे पास है ये। थिंग इज वेरी क्लियर, द पार्टी डिसाइड्स एंड लेट द पार्टी डिसाइड। रीता जी, खबर है हमारे पास कि आपका नाम नहीं है। भाई, आप बार बार क्यों एक ही सवाल पूछ रहे हो? मैंने आपसे कह दिया पार्टी जो तय करेगी वो स्वीकार होगा, खत्म हो गई बात। शुक्रिया रीता जी, बहुत बहुत हमारे साथ बात करने के लिए। और अब दूसरी खबर हम एक और बड़ी बता दें आपको। त्रिपुरा में बीजेपी टिपरा मोथा मिलकर लड़ेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। त्रिपुरा की 2 सीटों में एक सीट पर ये चुनाव लड़ेंगे मिलकर के। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं टिकट कटने की खबर पर जो बात रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि जो पार्टी कहेगी वही वो करेंगी। तो जो दूसरी बड़ी खबर थी वो हम बता दें, त्रिपुरा की 2 सीटों में एक सीट पर बीजेपी और टिपरा मोथा मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। एक सीट पर बीजेपी और एक पर टिपरा मोथा के उम्मीदवार होंगे। मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आनंद, ये जो इक्वेशंस तैयार किए गए हैं, बीजेपी पूरी कोशिश में है कि 370 के आंकड़े को वो किसी तरीके से छुए, वहां तक पहुंचे। 400 का आंकड़ा एनडीए को लेकर के है। नॉर्थ ईस्ट में ये जो गठबंधन है, किस उम्मीद के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहते हैं?
देखिए, तिपरा मोथा के जो चीफ है प्रद्युत देव वर्मा, उन्होंने उनसे बात पहले भी हुई थी जब वहाँ पे विधानसभा चुनाव थे, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और वहाँ पे 2 सीटें हैं, दोनों सीटें जो है बीजेपी के पास है, लेकिन बीजेपी को जो वहाँ से फीडबैक मिला कि तिपरा मोथा हमारे साथ आती है, उसके साथ गठबंधन होता है, तो बीजेपी की दोनों सीटें बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। और यही वजह है कि बीजेपी ने उनके साथ एक त्रिपक्षीय समझौता कुछ देर पहले गृह मंत्री ने किया है, सरकार के साथ किया गया। बीजेपी ने भी एक समझौता किया तिपरा मोथा के साथ, और ऐसे में तिपरा मोथा का बीजेपी को एनडीए गठबंधन को समर्थन मिलेगा तो बीजेपी दोनों सीटें बड़ी ही आसानी से निकाल लेगी। उसमें एक एसटी सीट है और एक जनरल सीट है, और दोनों ही सीटें जो है फिलहाल बीजेपी के पास है। और अगर आप 370 का टारगेट आपको पूरा करना है तो एक सीट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि बड़ी माइन्यूटली, बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाके बीजेपी ने जितने सर्वे आए हैं उनके सबके सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों के चयन की कोशिश किया। इसके साथ साथ कहाँ पे किस पार्टी से गठबंधन करने से बीजेपी की सीट पक्की हो सकती है, एनडीए की सीट पक्की हो सकती है, इस तमाम बातों का ध्यान रखा है। क्योंकि इतना बड़ा टारगेट दिया है बीजेपी ने, 370 पार बीजेपी के लिए और 400 पार दिया है एनडीए के लिए। तो ये सिर्फ कहना नहीं है, जो करके दिखाना। ये वजह है कि बीजेपी एक सीट, एक गठबंधन छोटी छोटी पार्टी से भी संपर्क कर रही है। आमोद, मैं नॉर्थ ईस्ट पर आपसे एक सवाल जरूर लूंगा। हालांकि हर वहां पर जो स्टेट है वो अपने अलग तरीके से अपनी सियासत को समेटे हुए है, लेकिन उसके बावजूद मणिपुर एक बहुत बड़ा इशू रहा है नॉर्थ ईस्ट का पिछले कुछ वक्त से देखते हुए। क्या ये परेशानी और दिक्कत बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में इस वक्त है? क्या वो इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं? क्या इसको लेकर के अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं? सबको लेकर बीजेपी को ये ऐसा लगता है कि बीजेपी वहाँ इक्का दुक्का सीट ही हारेगी, लेकिन ज़्यादातर सीटें जीतेंगे। 21 कुल सीटें हैं, उसमें से 19 सीटों को जीतने का बीजेपी का पहले से ही रहा। पिछली बार भी मणिपुर में बीजेपी को जीत तो मिली थी, लेकिन वहाँ पे मणिपुर में माफ़ कीजिएगा जीत नहीं मिली थी। लेकिन वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असेंबली बीजेपी ने जीता था। जहाँ तक बात त्रिपुरा की आपने किया है, तो त्रिपुरा में 2 सीट है। वहाँ एक सीट जो है वो त्रिपुरा ईस्ट की है और दूसरा त्रिपुरा वेस्ट की है। एक जगह से प्रतिभा भौमिक चुनाव लड़ती हैं और दूसरी जगह से बीजेपी वहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है जिष्णु देव वर्मा को लड़ाना चाहती थी। तो जो जिष्णु देव वर्मा की सीट है वहाँ से अगर अलायंस होता है तो वो जा सकता है तिपरा मोथा को, और हो सकता है कि तिपरा मोथा के प्रमुख ही वहाँ से चुनाव लड़ें। और उनको इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा है ताकि वो वहाँ पे सरकार में भी शामिल नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर हो सकता है कि उनको केंद्र में भूमिका दी जाए, एक अगर जीत कर आते हैं वहाँ से तो। और जो बीजेपी से थोड़ा अलग थलग दिखने की वो कोशिश हमेशा करते रहे, वो उसमें थोड़ी कमी आएगी और बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ इंटैक्ट रह सकते हैं। ये एक कोशिश जरूर हो सकती है। जहाँ तक बात पूरे नॉर्थ ईस्ट की है, तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीजेपी बहुत आश्वस्त है। और चूंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट का काम एक तरह से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के पास है, और हिमंत बिस्वा शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट के एक पहलू को बखूबी समझते हैं। कहाँ जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीजेपी आश्वस्त है और उसको कोई चिंता फिलहाल नहीं है। राहुल जी, चलिए नॉर्थ ईस्ट से अब जरा पटना की तरफ चलते हैं। रुपेश मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रुपेश, नया गठबंधन हुआ है नीतीश कुमार के साथ में दोबारा से, हालांकि नया इसको मैं कह रहा हूं, लेकिन आज एक साथ मंच पर दिखाई भी दिए। और नीतीश कुमार ने कहा उस मंच से कि अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जब दोनों ये साथ आए हैं, उसके बाद बिहार में जो गठबंधन की स्थिति है, आपको लग रहा है कि कुछ बड़े नाम बीजेपी के वहां से भी कट सकते हैं, उनकी जगह कुछ नए लोगों को या फिर जेडीयू के लोगों को टिकट मिल सकता है? देखिए, लगभग जो सैद्धांतिक सहमति बनी है राहुल जी, उसमें ये है कि जेडीयू अपनी जो 16 सिटिंग सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 16 सीटें उसे मिल सकती हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिसकी अदला बदली हो सकती है, जैसे भागलपुर सीट है। अब भागलपुर से जेडीयू का सांसद है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो सीट खुद ले। वहाँ से ही शहनवाज हुसैन भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ से सुशील कुमार मोदी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई तीसरा उम्मीदवार भी भागलपुर से चुनाव लड़ सकता है, भाजपा ये चाहती है। सीतामढ़ी की सीट है, सीतामढ़ी की सीट पर पिछली बार भी 2019 में जब समझौता हुआ तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया, लेकिन सुनील कुमार पिंटू लड़े
जेडीयू की टिकट पर सीतामढ़ी से। अब वहाँ से बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं उनको घोषित कर दिया है जेडीयू ने, तो फिर पिंटू का क्या होगा? चूँकि बीच में गठबंधन नहीं था, लिहाजा बीजेपी ने सुनील कुमार पिंटू को भी कह दिया था कि आप तैयारी करिए, जेडीयू से आपकी लड़ाई होगी देवेश चंद्र ठाकुर और सुनील कुमार पिंटू की। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद हैं, बहुत अंदर खाने चर्चा ये भी है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पटना साहिब से भी रविशंकर प्रसाद का टिकट कट सकता है और राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के ऋतुराज सिन्हा, उनको टिकट मिल सकता है। छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट कट सकता है और इसी तरह से अगर आप देखें तो बक्सर को लेकर भी चर्चा है। हालांकि अश्विनी चौबे हर बार, पिछली बार भी चर्चा थी कि उनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है, लेकिन वो रिवाइव किए, उन्होंने अपनी मंत्री पद बता ली। लेकिन अगर बक्सर सीट से भी उनका पत्ता कट जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अश्विनी चौबे हर बार अपनी सीट भी बचा लेते हैं, चाहे वो भागलपुर से या फिर बक्सर से चुनाव लड़ते रहे हों। तो पटना साहिब, छपरा और आरा को लेकर के भी चर्चा है कि आरके सिंह को लेकर भी, राजकुमार सिंह को लेकर भी जिस तरीके से कुछ चर्चाएं या उनको लेकर के उनके मंत्रिमंडल परिषद में रहते हुए जो कुछ कामकाज थे उससे नाराजगी की भी बात सामने आई। राजीव प्रताप रूढ़ी को मंत्रिमंडल से हटाया गया, रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से उनको अपनी सीट गंवानी पड़ी। तो कुछ कामकाज को लेकर के जो चर्चाएं थी, रविशंकर प्रसाद को कॉल ड्रॉप मिनिस्टर कहा जाने लगा। देखना पड़ेगा क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जो लिस्ट आएगी उसमें और तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि जो आप बात बता रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर मायने रखती है। कुछ बड़े नेता जिनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, क्या इस बार वो लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे? लेकिन जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी थी वो अब अपने घर पर हैं और उनके घर के बाहर यानी शिवराज सिंह के घर के बाहर इस वक्त शुभम गुप्ता हैं। शुभम, ये तो तय है कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि भोपाल से लड़ेंगे। कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान अभी? देखिए राहुल जी, शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर ही हैं, जिसे मामा का घर भी कहते हैं। कुछ ही देर पहले उनसे बातचीत हुई थी और जो इच्छा उन्होंने है वो विदिशा से जताई है, क्योंकि विदिशा से 5 बार सांसद शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। सन 1991 में जब अटल जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, विदिशा और लखनऊ, तो विदिशा सीट उन्होंने छोड़ी थी और कहा था कि मैं अपना उत्तराधिकारी शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त करता हूँ, और उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान वहाँ से सांसद रहे। तो ऐसे में इच्छा तो उनकी विदिशा से चुनाव लड़ने की है, बाकी पार्टी फिर जो फैसला करती है। चूँकि भोपाल की भी हम बात करें तो यहाँ से जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका भी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। लगातार जो बयानबाजी रही है और उस बयानबाजी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराज़गी, तो उसी का हर्जाना उन्हें भी चुकाना होगा और कहीं न कहीं उनका भी टिकट कटना अब तय ही है। चूँकि 2019 में भले ही उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता को हराया हो, मगर इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी चर्चा में है। उनसे भी जब हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की गुना लोकसभा सीट से, और यहाँ से पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रहे, हालांकि उनका नाम ग्वालियर से भी चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण सीट राहुल जी जो मध्य प्रदेश की है वो है छिंदवाड़ा, जो कि लगातार कुछ दिनों पहले चर्चा में भी रही थी। एक ही सीट ऐसी है जो बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीती, वो है छिंदवाड़ा। तो यहाँ से कौन कैंडिडेट होता है, क्या किसी बड़े नाम को यहाँ से मैदान में बीजेपी उतारेगी, इस पर भी नजर रहेगी। शुभम, राजनीति में जब कुछ होने वाला हो उससे पहले जो सियासी गलियारों में जो चर्चा होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शिवराज सिंह चौहान की इच्छा अभी है कि विदिशा से चुनाव लड़ें। इससे पहले भी कुछ महीने पहले उनकी एक इच्छा थी, लेकिन सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा थी कि वो इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, क्या चर्चाएं हैं? देखिए राहुल जी, चर्चा तो यही है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार कहीं ना कहीं उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी कि उन्हें विदिशा से ही पार्टी चुनाव लड़वाएगी, क्योंकि पिछली बार उनकी इच्छा भले ही पार्टी ने नहीं मानी हो, मगर इस बार उनकी इच्छा पूरी होती नज़र आ रही है। चलिए, ध्वज मेरे सहयोगी जयपुर से इस वक्त मौजूद हैं। राजस्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य, क्योंकि बीजेपी ने दोबारा से उसको अभी विधानसभा चुनाव में हासिल किया है। अब एक तरफ कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाए हुए है और जयपुर खासतौर से अगर हम लोकसभा सीट की बात करें, ध्वज सबसे पहले तो कुछ बड़े नाम जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और कुछ ऐसे नाम जिनको लग रहा है कि टिकट कट जाएगा।
देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बदलाव किए थे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने, और राजस्थान में जिस तरीके से जो 7 एमपीज़ को उतारा था, जिनमें सबसे बड़े नाम थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा जैसे, जो कि राज्यसभा से आते हैं, तो इनको जब उतारा गया तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि इस बार राजस्थान की जो 25 सीटें हैं, 25 सीटों में ये साफ तौर पर माना जा रहा था कि 8 से 10 नाम जो होंगे वो नए होंगे और महिलाओं को जो है तरजीह दी जाएगी। तो ये जो बड़े नाम हैं, सीपी जोशी जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं, चित्तौड़ से उनको टिकट जो है लगभग फाइनल हो चुका है। जोधपुर से गरिंदर सिंह का टिकट है वो लगभग फाइनल हो चुका है, और उसके साथ साथ में बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, ये सबसे बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके साथ साथ में कैलाश चौधरी जो कि बाड़मेर से आते हैं, और भरतपुर से रामस्वरूप कोहली, ये एक नया नाम सामने आ रहा है कि रामस्वरूप कोहली का टिकट लगभग फाइनल है, और अलवर से जो है भूपेंद्र यादव, और उसके साथ साथ में नागौर से ज्योति मिर्जा, यानी कि महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। तो ज्योति मिर्जा हालांकि विधानसभा मैं एक बार आपसे जरूर दोबारा से भूपेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, उनका नाम महेंद्रगढ़ से भी चर्चा में। देखिए, अगर जो कि बालकनाथ थे, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, तो उनकी जगह जो सबसे बड़े उम्मीदवार जो अभी नाम सामने आ रहे हैं भूपेंद्र यादव का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ से मौका दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ में ये माना जा रहा है कि 14 से 15 यानी कि 16 तक भी जो नाम है उनकी घोषणा आज हो सकती है। ए श्रेणी की जो टिकटें हैं, यानी कि जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनके जो टिकट है उनकी घोषणा आज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट है वसुंधरा राजे, यानी कि वसुंधरा राजे के बेटे जो कि दुष्यंत सिंह हैं, उनका टिकट जो है, हालांकि ये माना जा रहा है कि उनका टिकट फाइनल है, लेकिन वसुंधरा राजे का क्या किया जाएगा? क्या ये राजस्थान में ये भी चर्चा है कि वसुंधरा राजे को चुनाव लड़ाया जा सकता है लोकसभा का? और उसके साथ साथ में 2 बड़े नाम हैं, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया। तो हालांकि सतीश पूनिया का जो नाम है वो जयपुर ग्रामीण से चल रहा है, यहाँ जयपुर ग्रामीण से जाट उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। एक कांग्रेस के जो लालचंद कटारिया जो कि मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस से, हालांकि शामिल नहीं हुए बीजेपी में, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो शामिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ में अगर वो शामिल होते हैं तो उन्हें आमेर से लड़ाई जा सकता है, और उसके साथ साथ में अगर जो कि सतीश पूनिया को अजमेर से लड़ाई जा सकता है। राजेंद्र राठौड़ की बात की जाए तो राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद की जो सीट है जो कि दिया कुमारी की थी और उन्हें चुनाव लड़ाया गया था विधानसभा का, अभी फिलहाल वो डिप्टी सीएम है, तो उस सीट पर राजसमंद की जो सीट है वो सेफ सीट है, तो राजेंद्र राठौड़ को वहाँ जगह दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो बड़े नाम है, 14 से 15 नाम हैं, इनकी घोषणा सबसे पहले हो सकती है क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को तरजीह की बात है। जयपुर की जो सीट है, जयपुर शहर की जो सीट है, यहाँ जो है काफ़ी बड़ा पेच फंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर रामचरण बोहरा हैं, 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी उम्र आड़े आ रही है, और कहीं ना कहीं आलाकमान ये चाहता है कि जयपुर शहर से किसी युवा को लड़ाई जाए। तो यहाँ सबसे बड़ा नाम आ रहा है एक बीजेपी के युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो नाम है, मैं आपसे शिवराज सिंह चौहान से बातचीत चलिए, मैं अपने सहयोगी एक बार शुभम के पास पहुंचा हूं, क्योंकि उनके पास अभी शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। शुभम, क्या बोले शिवराज सिंह चौहान? देखिए राहुल जी, लगातार उनसे हमने सवाल किया कि एक ही कंफ्यूजन चल रहा है कि भोपाल या विदिशा। उन्होंने हर सवाल के जवाब में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद कहा और कहा कि कुछ पलों का इंतज़ार कीजिए, कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो जो खुशी उनकी चेहरे पर दिखाई दे रही थी, एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ही चुनाव लड़ेंगे, लगभग ये तय माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए, हम आपकी जो बातचीत हुई है, बाद जब शुभम अभी दिखाते हैं स्क्रीन पर क्या बातचीत हुई आपकी शिवराज सिंह चौहान के साथ में। लेकिन आनंद, एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम जो इस वक्त ध्वज ने बोला, वो नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे को लेकर के क्या आपको लग रहा है कि इस लिस्ट में नाम होगा या फिर किसी और लिस्ट में नाम उनका होगा? देखिए, जो मेरी जानकारी है उसमें वसुंधरा राजे का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। उनके बेटे जो है दुष्यंत सिंह जो है वही उम्मीदवार होंगे इस बार भी झालावाड़ से, जहां से वो मौजूदा सांसद है। और ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि वसुंधरा राजे भी यही चाहती है कि उनके बेटे को ही आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोई भी माँ होगी वो चाहेगी कि उसका बेटा ही आगे बढ़े। तो ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहती कि दुष्यंत सिंह का टिकट काट कर उनकी माँ को दिया जाए, और इसके लिए वसुंधरा राजे पहले से ही तैयार नहीं है। तो जाहिर तौर पर हमें जो जानकारी है मिल रही है उसके मुताबिक दुष्यंत सिंह ही झालावाड़ से उम्मीदवार के तौर पर इस लिस्ट में होंगे। और एक और बात जो आप पूछ रहे थे कि
भूपेंद्र यादव वाला, तो जो हमें जानकारी मिली है कि अलवर से, चूँकि वो यादव बहुल सीट है, अलवर से लगभग नाम उनका तय है। हालांकि उन्होंने भिवानी महनगढ़ सीट जो है हरियाणा की, वहाँ पे चुनावी तैयारी शुरू कर दी थी, उन्होंने अपना दफ्तर भी खोल लिया था, लेकिन पार्टी को लगा कि अलवर से अगर वो आते हैं तो ये पार्टी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अभी जो सीट है भिवानी महनगढ़ की, वहाँ से ऑलरेडी बीजेपी वहाँ पे मजबूत है और ऐसे में भविष्य में बीजेपी को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में संभावना इस बात की पूरी है कि उनको अलवर से ही इस बार चुनाव मैदान में उतारा जाए, और ऐसे में अगर वो अलवर से आते हैं तो भविष्य में उनकी जो काबिलियत है, उनका जो एक्सपीरियंस, उसका फ़ायदा राज्य में बीजेपी सरकार को ही मिलता रहेगा। राजीव मेरे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हैं। राजीव, इस बार महाराष्ट्र की सियासत भी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस बार बीजेपी के सहयोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ अजित पवार हैं। सीटों को एडजस्ट भी करना होगा, उनको भी देना होगा। हालांकि बड़ी भूमिका में बीजेपी इस बार अपने आप को ज़्यादा महसूस कर रही होगी। बावजूद इसके क्या अभी तक खबर मिल पा रही है, कौन से बड़े नाम आपको लग रहा है जिस पर बीजेपी को समझौता करना पड़ सकता है? देखिए, कुछ ऐसी सीटें सेना में शिवसेना हमेशा से 3 सीटें राहुल जी मुंबई में लड़ती रही है, तो उन 3 सीटों की डिमांड शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से की गई है, और एक समन्वय जो हुआ है उसमें ये माना जा रहा है कि मुंबई की जो 6 सीटों में से 3 सीटें हैं वो शिवसेना को दी जाएगी। हालांकि जो पूरी मुंबई की एक सीट है, शुरुआत में एनसीपी अजित पवार ग्रुप भी उस पर दावा कर रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने दावा छोड़ दिया है। ऐसे में अभी वर्तमान में, चूंकि वहां पर सिटिंग एमपी बीजेपी के ही हैं मनोज कोटक, जिन्हें की किरीट सोमैया और मातोश्री के झगड़े में मनोज कोटक की कह सकते हैं कि लॉटरी लगी थी, क्योंकि वो बतौर पार्षद थे, मुंबई में नगर सेवक थे, और उन्हें अचानक से सांसदी का टिकट मिला और जीतकर अब लोकसभा में पहुंच गए।